गर फिरदौस बारू ए ज़मी अस्त, हमी अस्त तो हमी अस्त तो हमी अस्त। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। हमारा इस बार का सफ़र हमें ले चला है जन्नत ज़मीन कश्मीर की धरती पर, और इस सफ़र में आप चल रहे हैं हमारे साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा ये नया एडवेंचर। शियालदाह से हमसफर एक्सप्रेस पकड़कर अगले दिन रात को 11:30 बजे हम पहुंच गए हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। वैसे तो जम्मू से श्रीनगर बाय रोड डायरेक्टली भी जा सकते हैं, पर हमें करनी है एक स्पेशल ट्रेन जर्नी, इसीलिए हम जा रहे हैं कटरा। जम्मू से कटरा की बस सर्विस देर रात तक अवेलेबल होती है और ये करीबन 50 किलोमीटर की दूरी है, जिसे तय करने में लगभग 1.5 घंटा लगता है। इस बस की टिकट हमें मिली है 150 रुपया पर हेड के हिसाब से। अब कटरा पहुंचने में तो हमें काफी रात हो जाएगी, तो इसीलिए आपसे फिर मुलाकात होगी कल सुबह। कल होटल में चेक इन करते करते हमको काफी रात हो गई थी, लेकिन आज सुबह सुबह तैयार होकर हम लोग पहुंच गए हैं कटरा रेलवे स्टेशन। वैसे तो कटरा से जम्मू जाने के लिए इस रूट पे 2 वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उसके टिकट्स नहीं मिल पाई। पर हम लोग काफी लकी थे कि अभी 2 दिनों से इस रूट पे एक स्पेशल ट्रेन भी चल रही है, तो हमने उसकी टिकट करा ली है और अब उसी से हम लोग चलने वाले हैं। वार्निंग, अगर आपको कटरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है तो हाथ में मोर देन एनफ टाइम लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंसान का इंडिविजुअल टिकट्स चेक करने के बाद ही उन्हें प्लेटफॉर्म के अंदर जाने दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ कितना लंबा लाइन लगी हुई है। हमारी तो ट्रेन ही छूटने वाली है। किसी तरीके से हमने ट्रेन तो पकड़ ही लिया और हम लोग बुकिंग के टाइम पे विंडो सीट्स का प्रेफरेंस डाले थे। लकीली हमें वो मिल भी गई है, और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि अगर आप इस रूट पे ट्रेन बुक कर रहे हैं तो प्लीज़ विंडो सीट्स लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वही वायरल ट्रेन रूट है इंडिया का जिसके सीनिक रील्स आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलते हैं। पर हाँ, ऐसे व्यूज आपको सिर्फ और सिर्फ बनिहाल रेलवे स्टेशन के बाद ही देखने को मिलेगी, क्योंकि कटरा से बनिहाल तक का रास्ता मोस्टली टनल के अंदर से गुजरती है। लेकिन एक बार आप बनिहाल स्टेशन क्रॉस कर गए तो आपको लगेगा आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। पर हाँ, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसे नज़ारे सिर्फ तभी मुमकिन है जब फ्रेश स्नोफॉल हुई हो। हम लोग काफी लकी है कि कल ही यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। अभी बज रहे दोपहर के 1:30 और इस ट्रेन ने हमें एकदम टाइम पे पहुंचा दिया है श्रीनगर रेलवे स्टेशन। वेदर यहाँ पे अभी काफ़ी ब्राइट एंड सनी है, पर ठंड भी बहुत लग रही है। और अभी हम लोग स्टेशन से बाहर चलते हैं और होटल तक पहुंचने के लिए एक ट्रांसपोर्ट की बंदोबस्त करने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुके हैं, पर मुझे बहुत तगड़ी भूख लग चुकी है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट देखने से पहले मैंने अपने लिए खाना ढूंढ लिया। रेलवे स्टेशन के बाहर ही मुझे श्रीनगर का पहला जायका चखने का मौका मिल गया है। इसे यहाँ पे वेज मसाला रोटी कहते हैं। रोटी के अंदर उबला हुआ चना, अखरोट की चटनी, ये सब डाल के इसका रोल बनाया जाता है। 20 रुपए की एक पीस मिलती है और बहुत ही फुलफिलिंग एंड टेस्टी स्नैक है ये। होटल हमने लिया था लाल चौक में, और स्टेशन से यहाँ तक आने के लिए हमने ऑटो किया था, जिसका भाड़ा पड़ा 350 रुपए। स्टेशन के बाहर आपको थोड़ा ज्यादा ही बोलेंगे, पर आप प्लीज बार्गेन कीजिएगा। रूम में एंटर करते ही हमारा स्वागत किया गया कॉम्प्लीमेंट्री कावा के साथ, और फिर हम निकल पड़े लंच के तलाश में। होटल की सारी इंफॉर्मेशन और रूम टूर की वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, प्लीज चेक दैट आउट। लाल चौक में घंटाघर के पास ही मम्मी प्लीज नाम के एक रेस्टोरेंट में हम लोग लंच करने आए, और हमने ऑर्डर दिया है कश्मीरी बिरयानी और साथ में कश्मीरी चिकन पुलाव। कहीं और शायद ये चीज अच्छी बनती हो, पर यहाँ पे एटलीस्ट हमें खा के मजा नहीं आया। हमको हम लोग निकले लाल चौक और हमारे होटल के आसपास के एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। घंटाघर के पास का जो एरिया है वहाँ पे शाम का वाइब बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वुडन बेंचेस है बैठने के लिए, आसपास स्ट्रीट फूड्स बिक रही है, बहुत सारी दुकानें भी है आपके शॉपिंग के लिए, तो बहुत ही बढ़िया जगह है ये। पर हमने यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी शुरुआत करनी है। तो डिनर के बाद हम चल पड़े अपने होटल की तरफ।
आज श्रीनगर में हमारा दूसरा दिन है और इतनी ठंड होने के बावजूद हम लोग सुबह 7:30 बजे होटल से निकले हैं, क्योंकि बहुतों ने हमें ये एडवाइस दिया है कि गुलमर्ग अगर आपको जाना है तो सुबह जल्दी निकलो, उसके कई सारे फायदे हैं। और मैंने सुना है कि गुलमर्ग के साइड में दोपहर के बाद वेदर खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जितना हम आगे बढ़ने लगे उतना चारों तरफ स्नो का अमाउंट बढ़ने लगा और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आज पहली बार हमें स्नो में खेलने का मौका मिलेगा। अभी हम लोग टनमार्ग आ पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं रास्ते पे बर्फ की परत पड़ चुकी है। गाड़ी भी हमारी इसलिए काफी धीरे चल रही है। टनमार्ग से गुलमर्ग जाने के लिए हमें अपनी गाड़ी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ से आगे सिर्फ और सिर्फ लोकल यूनियन की गाड़ी ही चलती है और कोई गाड़ी अलाउड नहीं होती है। वैसे तो यूनियन का फेयर लिस्ट फिक्स है, पर फिर भी यहाँ पे काफी स्कैम्स होते हैं, तो आप जब भी गाड़ी बुक कीजिएगा तो करंट फेयर लिस्ट को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। समर और विंटर के फेयर्स में भी डिफरेंस होती है, ऐसा मैंने सुना है। हमें गुलमर्ग में कोई साइट सीइंग तो करनी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ गंडोला राइड ही था हमारा, इसीलिए हमें टनमार्ग से गंडोला राइड तक का ही पेमेंट करना पड़ा है। द्रास वाटरफॉल जाने का हमारा मन तो था, पर बर्फ की वजह से उसका रास्ता बंद हो गया है, इसलिए हम वहां नहीं जा पाए। अगर आपको गुलमर्ग में साइट सीइंग भी करनी है तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप गंडोला राइड तक का गाड़ी बुक करते हैं तो वो आपको वहां के पार्किंग में उतारेंगे, जहां से एंट्रेंस तक की दूरी करीबन 1 किलोमीटर की वॉक है। आपको वैसे गाड़ी एंट्रेंस में भी उतार सकती है, लेकिन उसके लिए भी वो लोग आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आपके पैर में दिक्कत नहीं है तो प्लीज आप ये वॉक लीजिए, क्योंकि नज़ारे यहाँ पे इतना सुंदर है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप 1 किलोमीटर आ गए। अब बात करते हैं गंडोला राइड की। तो गंडोला की टिकट्स आपको पहले से ही ऑनलाइन बुक कर लेनी है इनके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, साथ में प्राइस डिटेल्स भी रहेगी। और यहाँ आपको जितना सुबह हो सके उतना सुबह पहुंच जाना है, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे भीड़ उतना बढ़ेगा। और पीक सीजन में तो वेटिंग टाइम कभी कभी 5 से 6 घंटा तक हो जाता है। हम यहाँ जल्दी जल्दी आए तो हमको उसका इतना फायदा मिला कि हमें बिल्कुल भी लाइन में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी और एकदम डायरेक्ट एंट्री मिल गई। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि दिन चढ़ने के साथ साथ यहाँ पे वेदर खराब होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो कभी कभी फेज 2 अनएक्सपेक्टेडली शट डाउन हो जाती है खराब वेदर की वजह से, सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए। तो अगर आप जल्दी आएंगे तो आप सारी जगहों को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। और इस राइड के बारे में मैं क्या ही बोलूं, ये दुनिया का 2nd हाईएस्ट गंडोला राइड है, तो इनसेन व्यूज तो एक्सपेक्टेड ही थे, पर यहाँ के व्यूज हमारे एक्सपेक्टेशन से कहीं बढ़ के है। और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे चिलाई कलान के दौरान, जो कि कश्मीर के 40 डेज का हार्श विंटर पीरियड होता है। तो यहाँ पे ढेर सारी स्नो है, जिसकी वजह से इन व्यूज का मजा कई गुना बढ़ गया है। तो अभी हम लोग आ पहुंचे हैं गुलमर्ग का फेज 1 में, और जितनी मुझे ठंड लग रही है ना, उतना ही मेरा एक्साइटमेंट का पारा भी चढ़ता जा रहा है। चारों तरफ का नज़ारे देखकर तो मेरे होश ही उठ चुके हैं और मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा है कि कब मैं इस बर्फ में खेलना कूदना शुरू करूं। पर हाँ, यहाँ पे हमें काफ़ी केयरफुल भी रहनी है, क्योंकि बर्फ में आपके पैर कभी भी स्लिप हो सकते हैं और आपको हेवी इंजुरीज हो सकती है। वैसे फेज 1 में ही आपको गुलमर्ग के सारे एडवेंचर एक्टिविटीज भी दिखेंगी, जैसे कि स्कीइंग, स्नो बाइकिंग, और फिर आप यहाँ पे सुंदर सुंदर से रील भी बनवा सकते हैं। लेकिन आप कोई भी एक्टिविटी करें, बार्गेन करना मत भूलिएगा। कश्मीर में आपके बार्गेनिंग स्किल्स आपके काफी काम आने वाले हैं। हम लोगों ने और कोई एडवेंचर एक्टिविटी तो यहाँ पे नहीं की, पर हमने काफी सारे सुंदर सुंदर रील्स बनवाए और फिर थोड़ी मस्ती और पागलपंती भी की। पर फिर हमारा वक्त हो चला था 2nd फेज की तरफ आगे बढ़ने की। अब आपके लिए एक जरूरी बात, अगर आप 2nd फेज में जा रहे हैं तो ये स्नो जैकेट और स्नो बूट हायर करना मत भूलिएगा। स्नो बूट आपको फेज 1 के लिए भी लगेगी और जैकेट आपके फेज 2 में काफी काम आएंगे। तो ये टनमार्ग में भी मिलते हैं और शायद गुलमर्ग के जो गंडोला राइड की पार्किंग है वहां से भी आप हायर कर सकते हैं। आप अगर अपने ड्राइवर को बोलेंगे तो वो भी आपके लिए इंतजाम कर देंगे। गुलमर्ग का जो फेज 2 है, यानी कि अपहरबत पिक, उसका अल्टीट्यूड है 3950 मीटर। तो अगर आपको कोई भी ब्रीदिंग इशू है या फिर ऐसा कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है जो हाई अल्टीट्यूड से अफेक्ट हो सकता है, तो यहाँ आना आप अवॉइड कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पहुँच गए तो आपको जो नज़ारा देखने को मिलेगा वो आप अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। मैंने इससे पहले हिमालय का ऐसा रूप कभी भी नहीं देखा था। मेरा तो दिल ही नहीं भर रहा था और बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा यहाँ से वापस जाने का, पर वापस तो जाना ही पड़ता। इसलिए यहाँ थोड़ा वक्त बिताने के बाद हम नीचे उतरने लगे धीरे धीरे।
और क्योंकि हम लोग जल्दी नीचे उतर गए थे तो हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ा और हम एकदम वक्त रहते श्रीनगर वापस आ गए। शाम को हमने तय किया कि हम यहाँ का वाजवान थाली ट्राई करेंगे, जिसके लिए लोकल्स ने हमें करीमा रेस्टोरेंट सजेस्ट किया। ये रेस्टोरेंट बिल्कुल भी टूरिस्टी नहीं है और यहाँ पे ज्यादातर लोकल लोग ही खाना खाते हैं, जो इस बात का प्रूफ है कि यहाँ का खाना एकदम ऑथेंटिक और लाजवाब है। हमने तो इस लजीज खाने के साथ हमारा आज का दिन खत्म किया, पर आप कहीं मत जाइए क्योंकि आगे आप लोगों के लिए इंतजार कर रहा है और भी ढेर सारी मस्ती और एडवेंचर। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।